नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि अभिनंदनानि च। ये हि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य आभासीय कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। मित्रों, कल हमने वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, उनकी उत्पत्ति, उनके उच्चारण स्थान, उनके भेद आदि पर चिंतन किया था। एक कल भूल हो गई थी। स्पर्श व्यंजन के बाद जो ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है, उसका भेद थोड़ा उल्टा यहाँ अंकित हो गया था। उसको सुधार कर लेंगे। वास्तव में जो ऊष्म व्यंजन है वो 4 हैं। श, श, स, ह और जो अंतस्थ व्यंजन हैं वे हैं या, रा, ला, वा। इसे हम सुधार कर लेंगे और फिर आज का जो विषय है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे दूरभाष से बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो और बताने की आवश्यकता है, और उसमें जो अनुस्वार का उच्चारण है, किसी भी वर्ण पर जैसे अनुस्वार हम लगाते हैं तो इस अनुस्वार का उच्चारण कहीं न, तो कहीं म, तो कहीं अंग। इसका कारण क्या है? और साथ ही साथ उनका एक प्रश्न और भी था कि माहेश्वर के जो 14 सूत्र हैं उसमें जो 13वां सूत्र है श, 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 ये जो इसमें ये 3 बार स आया है, तो इस 3 स की क्या आवश्यकता है? क्या एक स से काम नहीं चलता? तो आज इन 2 बिंदुओं पर हम अपनी बात रखते हुए विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए, ये 3 स का महत्व क्या है हम जानते हैं। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है और उच्चारण स्थान के कारण उसका अर्थ भी बदल जाता है। यदि हमने श के स्थान पर स बोल दिया
तो अर्थ बदल जाएगा। उच्चारण करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, यह जो श है जिसे हम तालव्य श कहते हैं, यानी इसके उच्चारण में तालु से जिह्वा स्पर्श करती है और मुंह से हवा अधिक निकलती है। श, शशकः, शशि। आप स्वयं भी अभ्यास करके देख सकते हैं। तो यह तालव्य श है। और एक दूसरा है मूर्धा। सूत्र हमने कल बताया था, ऋतु रसाणाम मूर्धा है। श्र, श्र हमारी जिह्वा तालु और दांत के बीच का जो भाग है उससे जाकर के लगती है। और ये तीसरा था ऋतु लसानाम दंताः, स, सीता। तो अब अर्थ उच्चारण ठीक से नहीं होने के कारण अर्थ कैसे बदल जाता है, मैं कुछ शब्द यहां लिख रहा हूं। जैसे स्वजनः, समझ में आ रहा होगा आपको। स्वजनः माने अपना आदमी। अपना आदमी अथवा अपने लोग, कुटुंब, परिवार। और यदि हमने कह दिया स्वजनः, 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 तो मित्रों इसका अर्थ बड़ा खराब होता है। इसका अर्थ होता है कुत्ता, कुक्कुरः। हिंदी में हम कुत्ता कहते हैं। अब आप चिंतन करिए, स्वजनः, स्वजनः, यदि आपने अपने लोगों के लिए स्वजनः बोल दिया तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जरा चिंतन कर लीजिए। दूसरा एक उदाहरण हम ले सकते हैं। सकलम, शकलम। तो ऊपर में जो है सकलम, इसका अर्थ है संपूर्ण। सकलम पाठम पठितवान, यानी संपूर्ण पाठ को पढ़ लिया। किंतु यदि हमने ये कहा शकलम, शकलम पाठम पठितवान, अर्थात टुकड़ा, इसका अर्थ होता है टुकड़ा, खंड। और ऊपर का है संपूर्ण। सकलम संपूर्ण, शकलम टुकड़ा। एक भाग, किसी भी चीज का यदि हम चौथाई भाग कह सकते हैं, उसमें से एक टुकड़ा, पूरा पाठ नहीं, उसमें से थोड़ा सा पाठ, थोड़ा सा अंश हमने पढ़ा, यह भाव आ जाएगा। एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। सकृत, सकृत, ये दो शब्द है।
जरा इसका भी अर्थ समझ लीजिए। अब ऊपर में जो सबसे पहले है लिखा हुआ सकृत, सकृत अर्थात एक बार, सकृत मतलब एक बार। और नीचे जो सकृत लिखा हुआ है इसका अर्थ भी बहुत खराब होता है। इसका अर्थ होता है सकृत मतलब विस्तार, गंदगी। तो उच्चारण की दृष्टि से यदि हमने सकृत को शकृत पढ़ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वर्णों के उच्चारण पर हमको ठीक से ध्यान देने की आवश्यकता है। और रही अब मूर्धन्य श की बात, श, तो इसका प्रयोग लौकिक व्याकरण में हम करते हैं। षट, षट्पद, अनेक ऐसे शब्द हैं। षष्ठ, वेदों में कहीं कहीं खास करके शुक्ल यजुर्वेद में इस स का उच्चारण ख भी होता है। जैसे पुरुष सूक्त यदि आपने कहीं सुना होगा या सुनते होंगे, छात्र तो हमारे नहीं सुने होंगे, कुछ विद्वान लोग इसमें जुड़े हैं, देख रहे हैं तो वो जानते हैं। पुरुष सूक्त में है सहस्र शिरेखा पुरुखः पुरुषये वेदग्वं, ख का उच्चारण है। साथ ही साथ जो अवधी भाषा है जिसमें रामचरितमानस लिखा गया है, तो वहां भी यह जो श है इसे ख पढ़ा जाता है। और लखन लिखना हो तो ऐसे लोग लिखते हैं। तो मित्रों, इन तीनों के उच्चारण को ठीक से ध्यान में रखिए। पहला है श, मुंह से हवा अधिक निकल रही है, श। दूसरा है श्र और तीसरा है स। बहुत ही सूक्ष्म है, सब मुंह के अंदर में ही है और यहीं से सब कुछ होना है। इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से जो अर्थ भेद हो जाता है उसको हमको ध्यान देना चाहिए। अब तीसरी बात, मैं अब आता हूं अनुस्वार पर। तो आजकल हिंदी के जो विद्वान हैं प्रायः जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, पांचवा अक्षर, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो जो मेरे मित्र ने पूछा है कि वास्तव में अनुस्वार उसको हम क्या पढ़ें, न पढ़ें, म पढ़ें, अंग पढ़ें, तो मित्रों यह भी बहुत सरल है, आसान है। यदि संस्कृत में तो अनुमति नहीं है, वहां पंचमाक्षर ही लिखना है। जैसे संकल्पः, किंतु हिंदी वाले क्या लिखते हैं, संकल्प। अब इस अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, तो
उसको जानने के लिए यह देखना पड़ेगा कि उसके आगे कौन सा वर्ण लगा हुआ है। तो अनुस्वार के आगे वर्ण है क, तो ये है कवर्ग का। कवर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? तो वह है अंग। ये पांचवा वर्ण है। तो यहां न उच्चारण नहीं होगा, म भी उच्चारण नहीं होगा, अंग की ध्वनि आएगी। अंग भी पूरा नहीं है, आधा है, इसलिए संकल्प संकल्प ऐसा आएगा। इसी तरह से हिंदी में संबंध। अब आप चिंतन करिए, स पर भी अनुस्वार है, ब पर भी अनुस्वार है, तो क्या पढ़ेंगे? म पढ़ेंगे कि न पढ़ेंगे? किसको म पढ़ेंगे, किसको न पढ़ेंगे? तो यहां भी वही नियम लागू है कि अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? तो यहां कहां है, क्या है? ब। ये वर्ग ब जो अक्षर है कहां का है? पवर्ग का है। पवर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? तो प फ ब भ म। तो इस यहां अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और ये ब पर जो अनुस्वार लगा हुआ है उसका उच्चारण क्या होगा? तो ब के पर जो अनुस्वार है उसके बाद है क्या? ध। ये ध का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्ग है। त थ द ध न। अब स्पष्ट हो गया कि संबंध। संबंध वैसे संस्कृत में हमको जब लिखना होगा तो हम पंचमाक्षर का ही प्रयोग करेंगे, यही शुद्ध है। संस्कृत में यह अशुद्ध माना जाता है। तो ये कुछ बातें थी। एक बात और भी उन्होंने पूछा था, वह भी मैं आपके सामने रख दूं। कल जब संयुक्त व्यंजन में बता रहा था श, त्र, ज्य, तो उन्होंने कहा श्रीमान कभी कभी ये तालव्य श और र ये भी तो संयुक्त ही आएंगे। बिल्कुल आएंगे, किंतु गिनती हम इसकी नहीं करते हैं। दोनों को मिला करके होता है श्र। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें इसे श्र का प्रयोग करते हैं। श्र। एक श्र और है, हम लोग सहस कुछ लोग बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है सहस्र, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं सहस्त्र। तो ध्यान में होना चाहिए, यदि सहस्त्र का पाठ हम करते हैं, यदि हम कहते हैं कि यह सहस्त्र है, तो यह गलत है, क्योंकि स में जब र लगेगा तो स्र बनेगा। सहस्र स र, तो ये बनता है स्र। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी।
इन्हें जो शंका व्यक्त किए तो मैं उनके लिए ही नहीं बल्कि अन्य बंधुओं के मन में भी जो संदेह होगा उसके लिए यह विषय हमने आपके सामने रखा है। और भी यदि किसी प्रकार का संदेह हमारे पढ़ाए गए विषय में आपको लगे तो आप हमें व्हाट्सएप पर अथवा मेरे दूरभाष पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो वर्ण विचार की कड़ी में हम आज जो वर्णों के बारे में चिंतन कर रहे थे उसको यहां छोड़कर आगे पुनः वर्णों का ही खेला है और वह है संधि में। तो हम लोग संधि की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए संधि के बारे में हम जानकारी हासिल करें। संधि ये संधि क्या है? तो पाणिनि ने एक सूत्र कहा है परः सन्निकर्षः संहिता। ये पाणिनि ने सूत्र कहा है। मतलब क्या हुआ? परः सन्निकर्ष, दो वर्णों की जो नजदीकियां हैं, जो दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जो अत्यंत नजदीक होते हैं, उनकी संज्ञा, उनका नाम होता है संहिता। और उन दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं संधि। अत्यंत नजदीक दो वर्ण है, उसमें दोनों के मिलने से जो विकार आता है, रूप में परिवर्तन हो जाता है, वह संधि कहलाता है। तो आज हम इसी संधि पर विचार करने वाले हैं। वास्तव में जब आप व्याकरण देखेंगे तो इस संधि के मुख्य रूप से तीन भिन्न हैं। तीन भागों में प्रायः बांटा गया है सभी पदों को। जो सुबंत के हैं उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन संधि के प्रकार हैं। हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज सबसे पहले स्वर संधि। तो ये स्वर संधि क्या है? कल हम सब ने जाना था अचस्वराः स्वयं राजन्ते स्वराः, परिभाषा सीखी थी। तो उसी
स्वर में स्वर वर्ण के मिलने से, स्वर वर्ण में स्वर वर्ण के मिलने से ही जो विकार उत्पन्न हो जाता है वह स्वर संधि कहलाता है। ऐसे इस स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो आइए हम स्वर संधि पर विचार करते समय सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दीर्घ स्वर संधि कहाँ और कैसे होती है। तो दीर्घ स्वर संधि ये अभी का हमारा विषय है। तो इसके लिए सूत्र बताया गया है। पाणिनि ने सूत्र कहा है। सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। बस छोटा सा सूत्र है। तो इसका मतलब क्या होता है? सूत्र का मतलब है संक्षेपीकरण, यानी अक मतलब अक का अर्थ है कल जो हमने 14 सूत्र जो पढ़ा था माहेश्वर का, उससे प्रत्याहार बनते हैं और अक एक प्रकार का प्रत्याहार है। इसमें अ से लेकर क तक के वर्णों की चर्चा होती है। जैसे अक में जो प्रथम सूत्र है वहीं से गणना शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र था अ ई उण, तो उससे हम अ ई उ छीन लिया। दूसरा सूत्र था रिल रि री ली और क आ गया। तो ये 3 2 5 और
इसके जो दीर्घ हैं और के साथ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, दीर्घ री, इसको हम अब कहते हैं। 4, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको भी आप साथ ले सकते हैं। 6, 7, 8, 9 ये अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, किंतु प्रत्याहार में गिनती हम इसी की कर लेते हैं। ये शेष 4 वर्ण स्वतः अपने आप आकर समाहित हो जाते हैं। तो सूत्र कहता है अतः सवर्णे दीर्घः, अक प्रत्याहार के किसी भी वर्ण के बाद यदि उसी जाति का अर्थात उसी उच्चारण स्थान का यदि कोई वर्ण आ जाता है तो दोनों को मिला करके दीर्घ हो जाएगा। अतः सवर्णे दीर्घः। अब हम उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे हम सब विद्यालय जाते हैं, विद्यालय देखा है, तो आइए पहले हम विद्यालय से चलते हैं। शब्द है विद्यालय। तो ये विद्या और संस्कृत में इसको विसर्ग लगा देंगे तो होगा विद्यालयः। अब ये बना कैसे, कहां संधि है, वैसे दिखाई पड़ता तो नहीं, लेकिन व्याकरण ने बताया है कि यहां पर 2 शब्द मिले हैं। एक है विद्या और दूसरा है आलयः। अब संधि कैसे हुआ तो थोड़ा ध्यान दीजिए। वी तो ठीक है, यहां दिया है, द में यह है किंतु हलंत है विद्या, और जुटा हुआ है आ, विद्या आ बराबर बनता है विद्या। तो विद्या आ, और इधर आलय का आ, ये दोनों जब मिल जाएगा इधर बच जाएगा लयः। आ और आ जब मिल जाएगा तो क्या होगा, दोनों मिला करके दीर्घ ही हो जाएगा। आ जोड़ आ बराबर आ। अब फिर से हम इसको जब यदि आपस में मिला देंगे, विद्या जोड़ आ जोड़ लयः, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, विद्या लयः, ये बन जाएगा। इसमें इसका जो सूत्र है हमने क्या देखा, यहां आ जोड़ आ बराबर आ, तो आपको उसको भी जरूर याद रखना चाहिए। यदि आप याद रखते हैं तो आपको सहजता होगी। आ जोड़ आ बराबर आ। अब दूसरा शब्द लेते हैं, विद्यार्थी। शब्द है विद्यार्थी। तो
अब यहां भी वही नियम लागू करेंगे। विद्या जोड़ अर्थी, मतलब हुआ विद्या को चाहने वाला। अब यहां भी अलग अलग करेंगे, द्या से आ को अलग करेंगे। हमारा यहां बच जाएगा विद्या जोड़, इधर अर्थी है, यहां पर पहले आ, विद्या जोड़ आ जोड़ अर्थी। अब यहां आ और अ मिल जाएंगे तो बन जाएगा आ, सबको, और इधर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा विद्या, सबको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। यहां क्या सूत्र काम किया, आ जोड़ अ बराबर आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, दोनों सवर्ण है, इसलिए दोनों को मिलाकर के दीर्घ हो जाता है। अब तीसरा हम वर्ण देखते हैं। तीसरा उदाहरण वह है देवालयः। यहां क्या क्या है, तो देव जोड़ आ जोड़ आलयः। यहां आ, यहां देव जोड़ अ जोड़ आ लयः, अ और आ को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा, आ, आपस में फिर सबको एक कर देंगे, देव हलंत, इधर लयः, आपस में जब मिला देंगे तो हमारा यह जो शब्द है संस्कृत में जिसे पद कहते हैं वह देवालय हमारा बन जाता है। यहां सूत्र क्या हुआ, अ जोड़ आ बराबर आ, इसी तरह से आप खोजते चलेंगे। अ जोड़ आ बराबर आ, अब एक उदाहरण हम इसका भी देख लें। श शशांकः, तो
इसमें क्या है? शस जोड़ अंकः, इस सस में पहले अ है और फिर अंकः। अब इस अ और अ को मिलाएंगे, जो यहां हमने बताया था अ जोड़ अ बराबर आ, तो अ और अ मिल करके हो जाता है आ, इधर है कहा कहा, और इधर है शश। आपस में जब शब्द ये मिल जाएंगे तो शब्द बनेगा शशांकः। इसी प्रकार ई का उदाहरण तो हरस्वी जोड़ हरस्वी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, दीर्घी जोड़ हरस्वी बराबर दीर्घी, हरस्वी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। यहां भी ई का ही है। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। कपि कपीस, कपीशः, पहला है भाग कपि और दूसरा भाग है ईशः। यह ह्रस्व और दीर्घी यहां अलग अलग करेंगे तो कप ई, इधर ईशः, ह्रस्वी जोड़ दीर्घी। तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ह्रस्वी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। अब हम उसी को जोड़ देंगे क और यहां जो दीर्घी बना था और इधर हो गया शह। आपस में सबको मिलाएंगे तो रूप हो जाएगा कपीशः, कपीशः। इसी प्रकार हम दूसरा भी उदाहरण लेंगे। रवींद्रः, यहां भी दो शब्द हैं, रवि जोड़ इंद्रः। अलग अलग करेंगे र व और यहां ह्रस्वी है, इंद्र में भी ह्रस्व ई है, ह्रस्वी और ह्रस्वी मिल करके दीर्घी हो जाएंगे। इधर बनेगा क्या नद्रः और इधर
रव आपस में सब मिल जाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? रविंद्र। ऊपर में जो ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई है। इसके बाद तीसरा भी उदाहरण देखेंगे। गौरीशः अर्थ होता है भगवान शिव। यहां वर्णों को अलग अलग करेंगे। गौरी माता पार्वती जिसे कहते हैं गौरी धन ईशः, यहां अलग अलग करेंगे। कहां कैसे है? गौर जोड़ दीर्घी जोड़ ईशा का ई सह दीर्घी बराबर दीर्घी, इधर बच गया है सह, इधर गौर। आपस में जब मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा गौरी शाह। यानी दीर्घी जो दीर्घी बराबर दीर्घ ई, ये है। और इसी तरह से एक उदाहरण हम और देखेंगे। ई का महेंद्र, महेंद्र मही धन इंद्र मह जोड़ ई द्रह। यहां दीर्घी हरस्वी मिल गए तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई मह ई, आपस में मिला देंगे तो महेंद्र। यह रूप अपना संपन्न होता है। इसी तरह से आपने चारों का उदाहरण देखा है। अब हम आगे चलते हैं। और ई के बाद आता है उ। उ में भी फॉर्मूला वही ध्यान में रखना है आपको। ह्रस्व जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, दीर्घ जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ जोड़ ह्रस्व बराबर दीर्घ, ह्रस्व जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ। यही भेद चलेगा। तो आइए हम इस पर भी विचार करते हैं। तो पहला शब्द है भानुदयः। भानुदयः
इसमें जैसे अ और ई में हम अलग अलग किए थे, यहां में उसी प्रकार अलग करना है। भानु जोड़ उदयः। अब यहां धान जोड़ ह्रस्व जोड़ उदय का ह्रस्व दयः। ह्रस्व जोड़ ह्रस्व ऊपर में जो है उदाहरण, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। इधर दयः है, इधर भान है। ये सभी को आपस में जब मिला देंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा? भानुदयः। भानुदयः। इसी तरह से हम दूसरा भी शब्द ले सकते हैं। लघूर्मिः। लघु धन ऊर्मिः। यहां भी ह्रस्व है और दीर्घ है। ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलने पर दीर्घ होगा। इधर जब हम सबको आपस में मिला देंगे तो हमारा जो रूप बनेगा लघूर्मिः। इसी तरह से और भी हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। ऊर्ध्वम्। भू जोड़ ऊर्ध्वम्। भू से ऊ को अलग करेंगे। भा जोड़ दीर्घ ऊर्ध्वम् से दीर्घ इधर बच जाएगा ध्वम्। दीर्घ जोड़ दीर्घ आपस में जब मिलाएंगे तो वही रूप बनता है दीर्घ। इधर भ है और इधर ध्वम्। आपस में जब हम सबको मिला देंगे तो हमारा रूप संपन्न हो जाएगा भूर्ध्वम्। तो इस प्रकार से बहुत सारे हम शब्द हैं, आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। एक और का उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे। बधूत्सवः। बधूत्सवः यहां वधु
धन उत्सवः, यहां अलग अलग करेंगे। दीर्घ जोड़ उत्सव का ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दोनों मिलकर के बन जाएंगे। दीर्घ इधर वध, इधर सवह, आपस में मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा रोत्सवः। तो अ का हो गया, ऊ का भी हो गया, ई का भी हो गया। अब एक री का चलते हैं। री में भी फॉर्मूला लगभग हमारा उसी प्रकार का है। इसका बहुत अधिक उदाहरण नहीं मिलता है, कुछ कम ही मिलते हैं। जैसे पितृणम, पितृधन ऋणम, यहां भी यहां री है, अलग करेंगे। ऋणम का भी री है, री और री मिलकर री आपस में मिला देंगे। ये मिलकर के शब्द बनेंगे पितृणम। इसी तरह मातृ जोड़ ऋणम, मातृणम, और एक और जो वर्ण बच गया है ली, तो इसका लौकिक व्याकरण में प्रायः प्रयोग नहीं है। केवल यण संधि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक भाग, एक उदाहरण केवल आएगा, इसलिए हम ली पर अधिक जोड़ नहीं देंगे। तो अभी हमने देखा इसमें दीर्घ स्वर संधि का जो पहला भेद था, अकः सवर्णे दीर्घः, कैसे अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद उसी उच्चारण स्थान के जब वर्ण आ जाते हैं तो दोनों को मिलाकर कैसे दीर्घ हो जाता है, अभी हमने उसको देखा, समझा है। फिर भी यदि आपको कुछ लगता हो इसमें और समझने की आवश्यकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे दूरभाष पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा यह चैनल YouTube का आप लोगों के लिए ही है, खासकर विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत सीखना चाह रहे हैं। ऐसे अन्य महानुभावों के लिए भी है कि हम कैसे संस्कृत सीखें, कैसे जानकारी प्राप्त करें। एक एक कदम आगे बढ़ते 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 जैसे बूंद बूंद जल से घड़ा भर जाता है, हम सतत अभ्यास जब करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो हम भी एक दिन अपने विषय में पारंगत हो जाएंगे, संस्कृत पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो
आज के लिए इतना ही। फिर हम इसी संधि को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि के जो और 4 भेद रह गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप स्वयं भी पूरा वीडियो देखिए और जिन्हें आप प्रेषित करते हैं, भेजते हैं विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों को भी अथवा संस्कृत सीखने वाले जो बंधु हैं उन्हें भी कहिए पूरा का पूरा देखें, अधूरा नहीं देखें। और फिर यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो हमसे पूछें। आशा है मेरा यह प्रयास आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में सफल होगा। फिर हम कल मिलते हैं अपने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सबों को नमो नमः।